मनीषिया। राकेश जी, फिर तो सबके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। कल हमने जो तस्वीरें देखी थी, राहुल गांधी के फोटो पर चिपका दी थी आसिम मुनीर की फोटो, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चिपका दी थी नवाज शरीफ की फोटो, फिर तो सारे नेताओं के खिलाफ ये 152 लगना चाहिए। भाई, पाकिस्तानी आर्मी चीफ अगर हमारी संसद में बैठा है लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद को लेकर एक युद्ध की स्थिति बनी और भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया, उसमें एक बड़ी चुनौती थी। उस संदर्भ को समझना चाहिए। इस बार जो आतंकवादी आए थे, पहले भी मारते थे और साधारणतः जो कश्मीर में मारते थे हिंदुओं को ही मारते थे, लेकिन इस बार वे विचार पे हमला करने के लिए आए थे। लोगों पर हमला कम था, विचार पे ज़्यादा हमला था। पाकिस्तान जिस विचार को लेकर चल रहा है कि हिंदू और मुस्लिम एकदम एक नहीं हो सकते, इस विचार, और भारत जो ये मान कर चलता है, जब हम 47 में डिवाइड हुए, पार्टीशन हुआ, तब भी हमने एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन की बात सिर्फ 2 लोगों ने एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन पूरे देश में, एक मास्टर तारा सिंह जी ने की थी, एक और डिमांड हुआ था एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन की। किसी संगठन ने एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन की बात नहीं की थी। मन में रहा हो, बातें होती रही, लेकिन फॉर्मल नहीं हुआ था। तो यह देश एक पंथ निरपेक्ष रहा, जो हम मान के चलते हैं कि सभी धर्म के लोग, अलग अलग धर्म के लोग हैं, एक साथ रहते हैं, सदियों से रहते हैं और अनंत काल तक रहेंगे। उस दौर में आतंकवादियों ने क्या किया, जो बात को लोगों के सामने रखने की कोशिश किया कि कलमा पढ़वाकर, धर्म पूछकर और यहाँ तक कि कपड़े उतारकर चयनित तरीके से इस बात की पुष्टि करके कि वो मुसलमान है या हिंदू है। जिन महिलाओं के सिंदूर उजरे, उन्होंने तो झूठ नहीं बोला। जिन्होंने पति खोया, पुत्र खोया, अब कहें उनको तो कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी या अमित मालवीय जी ने तो कोई ट्रेनिंग नहीं दी थी। उन्होंने जो कहा, यह बात उत्तेजना पैदा करने के लिए, विभाजन पैदा करने के लिए, सड़क छाप हिंसा के लिए यथेष्ट था। ये भारत की मजबूती है, ये भारत की पंथ निरपेक्षता की जड़ इतनी मजबूत है कि इतने के बावजूद भी देश में एक जगह भी छोटी सी भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। ये भारत का सौंदर्य जो उभर कर आया, इतनी बड़ी हिंसा, इस चयनित तरीके से हिंसा, तो मैं कहूं कि दिस वाज ए वॉर अगेंस्ट द आइडिया ऑफ इंडिया। उस दौर में एक प्रोफेसर जो अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल, मेरी बात मैं पूरा कर दूं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, उन्होंने जो लिखा, जो भारत युद्ध के समय में एक अपने आप को दिखा रहा था, एक था दिखाने, एक होकर लड़ रहा था, ओवैसी जैसे लोग तिरंगा लेकर निकल रहे थे, जो बहुत अच्छा लगा देश को, और देश ने इसका स्वागत किया कि हमारी राजनीति में बदलाव आ रही है। उस दौर में वह व्यक्ति लिखता है, मॉब लिंचिंग हुई नहीं हुई मैं उस पर नहीं जाता हूं, उस दौर में वो भारत के मुसलमानों को वही उत्तेजना पैदा कर रहा जो आतंकवादी कश्मीर में कर रहे थे। एकदम वही उत्तेजना पैदा कर रहा था। उसमें और आतंकवादी में कोई अंतर नहीं है। जो पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे वही काम महमूदाबाद, ये अशोका यूनिवर्सिटी का ये प्रोफेसर करा है। इसे अशोका यूनिवर्सिटी ने अब तक निकाला नहीं है। अशोका यूनिवर्सिटी के लिए इसके लिए शेम है। अशोका यूनिवर्सिटी की भर्त्सना की जानी चाहिए। ऐसे लोगों को फैटने दे रहे हैं। अशोका यूनिवर्सिटी का प्रेस नहीं निकाला, हमें बड़े संतोष हो रहा है। ठीक वैसी भर्त्सना की जानी चाहिए विजय शाह की भी, और ठीक वैसे ही बीजेपी से निकाल देना चाहिए विजय शाह को भी। तो मैं आता हूं विजय शाह पर। विजय शाह ने जो बयान दिया वो किसी को स्वीकार नहीं है, और विजय शाह ने एक बार नहीं दर्जनों बार रोकर, हंसकर, पीटकर, हाथ जोड़ के माफी मांगी। गलती हो गई। ये माफी मांग लेने से 152 थोड़ी क्वैश हो गई। एक बात सुन लीजिए, सुन लीजिए। आज मैं कोई गलती कर दूं, आप सुन लीजिए, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। सुप्रीम कोर्ट ने उस माफी को ये कहते हुए तो कहीं भी स्थापित कर सकते हैं। मगरमच्छ के आंसू है ये, मैं तो सुन लीजिए, उन्होंने जो शब्द कहे वो शब्द ना सिर्फ अनपेक्षित है, घोर निंदनीय था। निकाला जाना चाहिए क्या बीजेपी से? प्रताड़ित किया उन्होंने। देखिए, उन्होंने पार्टी क्या करेगी, पार्टी इस पर विचार कर रही है, समय आने पर क्या पार्टी निर्णय करती है ये एक अलग प्रश्न। लेकिन जो आप समानता स्थापित कर रही हैं, मैं तो आपका ओपिनियन पूछ रही हूँ। मैं आपने कहा महमूदाबाद को अशोका यूनिवर्सिटी से निकाल देना चाहिए, ये आपका स्टैंड है। विजय शाह को बीजेपी से निकाल देना चाहिए क्या? भाई, जितना देशद्रोह महमूदाबाद ने किया उतना ही देशद्रोह विजय शाह ने किया।
सुन लीजिए इसका एक कारण है गरिमा जी। इसका कारण क्या है? इस व्यक्ति ने हिंदू मुस्लिम के बीच में जो एकता है, सामान्य तौर पर भी, शांति काल में भी और युद्ध काल में भी, उस एकता को समाप्त करने की कोशिश की। जो विचार लेकर आतंकवादी भारत आया था, उसी विचार को इसलिए एक संस्कृत में एक श्लोक है, न तत् सत्यम यत् छल मुक्त पैति, यानी इट इज नॉट ट्रुथ which takes the shelter of deception। तो सर अच्छा, डिसेप्शन के द्वारा, छल के द्वारा। आपको रोक रही हूँ सर। ये महमूदाबाद ने जो किया 8 मई को, ये तो हमारे नेता रोज करते हैं भाई। अगर ठेले वालों की दुकान पर, रिक्शे वालों की दुकान पर नाम लिखवा दिए जाएंगे, कोर्ट को रोकना पड़ेगा। 80-20 की बात हर रोज होगी। देखिए ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले घुसपैठिए मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे। ये हिंदू मुसलमान तो नेता रोज करते हैं। सुन लीजिए, घंटा नहीं बजाने देंगे, शंख नहीं बजाने देंगे। बयानबाजी को आप सुन लीजिए। आप चाहे जिसकी भी निंदा कर ले, जो आपकी नजर में आता है उसकी निंदा कीजिए, जिसके जो आपको अच्छा नहीं लगता उसको भर्त्सना कीजिए। इसमें कोई रोक नहीं रहा है। आखिर देश में आज़ादी है तभी तो। मैं आपको एक बताना था, 1962 के वार में भारत के कम्युनिस्टों ने, जो आज सीपीएम है, उसके लोगों ने माओ का चित्र लगाया। 900 लोगों को अरेस्ट किया गया था। 900 लोग। कम्युनिस्ट पार्टी से 2400 कहती है, लेकिन ऑफिशियली 900 कम्युनिस्ट, जिसमें EMS नमूद्रीपाद जैसे लोग थे, AK गोपालन थे, जो बाद में पार्लियामेंट्रियन हुए। सुनिए, वार के समय में 1971 के वार में जॉर्ज फर्नांडिस ने लोकसभा में बजाते इंदिरा गांधी को एक्यूज किया कि आपने कई मुसलमानों को रिस्पॉन्सिबल पोजीशन से हटा दिया, चूंकि आपको डर लग रहा था मुसलमान धोखा देंगे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन से, इलेक्ट्रिसिटी। ये जॉर्ज फर्नांडिस का लोकसभा में ऑन रिकॉर्ड है। आप क्या बात कर रही हैं? आज मैं एक और बात बता रहा हूं कि मैं बिल्कुल आपसे भाई हिंदू एक और मैं अंत में एक बात, एक छोटी सी बात मैं समाप्त करता हूं। एक छोटी सी बात सुन लीजिए, जो आपके शो के लिए बहुत, एक शो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके शो के लिए सुन लीजिए कि मजरूल सुल्तानपुरी को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया, उन्होंने एक गाना गाया था जो 4 लाइन में बोल रहा हूं। मन में जहर डॉलर के बसा के फिरती है भारत की हिंसा, खादी के केचुल को पहनकर ये केचुल लहराने न पाए, अमन का झंडा इस धरती पर किसने कहा लहराने न पाए, कॉमनवेल्थ का दास है नेहरू मार ले साथी जाने न पाए। इस कविता में क्या है? इस कविता में क्या है? 2 साल तक, 1 साल वो अंडरग्राउंड रहे, 1 साल जेल में रहे मजरूल सुल्तानपुरी, जो 350 फिल्मों के लिए 2000 गाने लिखे। और अगर सवाल पूछ लिया जाए तो आप मजरूल, अब सुनिए ना सर, समय कम है थोड़ा सा, मुझे एक सवाल पूछने की इजाजत दीजिए आप। मेरे लिए आप बहुत रिस्पेक्टेड हैं सर। ये मजरूल सुल्तानपुरी तो अरेस्टेड रहे, और आज का जो विपक्ष और आज की जो हिंदुस्तानी आवाम सवाल पूछ रही है कि भाई बाकायदा भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर क्यों हुआ। अमित शाह कहते दिखे ना सदन में कि अगर 1948 में कबीलाई आए थे और 3 दिन और युद्ध चल जाता तो POK हमारा होता। यही देश की जनता आज सवाल पूछ रही है। संसद के स्पेशल सेशन को बुलाने की मांग इसीलिए हो रही है कि भाई 2 दिन और चल जाता, सीज फायर ना होता तो POK हमारा हो जाता। फिर उसमें फिर परिस्थिति आ जाएगी भाई, संजीदा अटल बिहारी वाजपेयी जी, 62 में बुला लिया गया था ना सेशन। मैं बता दे रहा हूँ, विनोद शर्मा जी इसको अच्छी तरह बताएंगे कि जब वाजपेयी जी विदेश मंत्री बने और पाकिस्तान जाने की बात कहे तो बड़ा आश्चर्य हुआ पाकिस्तान में, कि चूंकि लगता था कि जनसंघ के लोग पाकिस्तान के अस्तित्व को मिटा देना चाहते थे। ठीक उसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी, देखिए नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया के सामने एक अधिष्ठान रखा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ खुलकर ठोक कर लड़ेंगे, और खुलकर लड़ेंगे, पारदर्शिता के साथ लड़ेंगे। और जो आतंकवाद का यह लड़ाई देखिएगा, तो संसद तो सबसे बेहतरीन, संसद तो सर्वोच्च पटल है ना, सारी चीजों को बड़ी क्लैरिटी के साथ देश के सारे सवालों का जवाब देने के लिए अगर संसद का एक स्पेशल सेशन बुला के सरकार अपना स्टैंड क्लियर कर दे, सारे सवालों का जवाब मिल जाए, 2 बार मुझे जहाँ तक याद, अच्छा मेरी बात तो 2 बार से ज्यादा सर्वदलीय बैठक हो गई है। बताइए, सर्वदलीय बैठक 7 प्रतिनिधि मंडल दुनिया में भर में घूमने जा रहा है, जिसमें सभी पार्टी के प्रतिनिधि हैं। अब ऐसी परिस्थिति में आप एक ऐसा माहौल बना देना चाहते हैं जैसे कि कोई षड्यंत्र हो रहा है। युद्ध नहीं, षड्यंत्र है, जैसा कि नरेंद्र मोदी जी और भारत ही दोषी है सब चीज के लिए। तो विपक्ष तो ऐसा प्रस्तुत कर रहा, मुझे आश्चर्य लगा। मैं विनोद शर्मा जी की बात से, सुनिए ना, यही तो मसला है दरअसल। देखिए विनोद शर्मा जी की बात से मैं बड़ा आहत हुआ। तो वो राष्ट्रद्रोही है, वो देशद्रोही है। 1962 में अटल बिहारी वाजपेयी देशद्रोही थे क्या? किसको बोला राष्ट्रद्रोही?
प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने, पार्टी के किसी नेता ने किसको देशद्रोही कहा? सर अमित मालवीय के ट्वीट देखिए ना, कितने नेताओं के ट्वीट है। पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, राहुल गांधी के चेहरे पर आसिम मुनीर की फोटो चिपका दी। पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। सवाल पूछना, पाकिस्तान की भाषा बोलना कैसे हो गया? डेमोक्रेसी होना, डेमोक्रेटिक होने में अंतर है। डेमोक्रेसी तो हर जगह होता है, डेमोक्रेटिक होने में अंतर होता है। देखिए, मैं तो पहले बोल रहा हूं, मैं खुलकर बोल रहा हूं कि व्यक्ति का स्तर गिरा है, विमर्श की संस्कृति कुसंस्कृति में बदल गई है, और ये साझी रूप से ठीक होगा, साझी रूप से बिगड़ता है। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में किसी व्यक्ति ने किसी भी विपक्ष के नेता के प्रश्न पर कोई सवाल खड़ा किया होता, बताइए। राहुल जी ने इतनी बार हर रोज अब राकेश जी, आप मुझसे ज्यादा जानते और कहीं ज्यादा जानते हैं, हर रोज सवाल खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है विपक्ष। अब मैंने इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको क्या दूं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के चेहरे पर आसिम मुनीर चिपका दिए गए हैं। जवाब में फिर कांग्रेस ने भी भले ही चिपका दिए हो नवाज शरीफ का चेहरा प्रधानमंत्री के चेहरे पर, लेकिन एक सेकंड, हाँ बहुत छोटे में एक चीज बताइए, मुझे आप ही जवाब दे दीजिए। अगर आज आप मोदी जी आपको या विनोद शर्मा जी को प्रतिनिधि मंडल में विदेश भेजे होते और राहुल गांधी जी या कांग्रेस जो सिंदूर का सौदागर कह के ये जो एक वक्तव्य दे रहा है। खैर एक सेकेंड, एसआर यादव, बहुत छोटा सा आपसे मैं टिप्पणी के साथ कंक्लूड कर दूं।